बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो जंग वाली कहानी है वो तो गई है बुक, यानी जंग तो नहीं होनी, फुल फ्लैज वॉर कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोई बड़ी लड़ाई होने जा रही है। छोटा मोटा कोई टुक टक होगा और वो भी किसी खास एरिया में होगा। इंडिया कोई छोटी मोटी हरकत कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया फंस गया। इंडिया ने जो जाल बिछाया था उसके अंदर खुद ही फंस गया। एक तो जो वाक़या हुआ पहलगाम वाला, वो बड़ा नॉन प्रोफेशनल किस्म का वाक़या था। जिस तरीके से वो प्लान किया गया, जिस तरीके से उसका इल्ज़ाम धरा गया, जिस तरीके से उसकी फौरी तौर पे एफआईआर हो गई, 10 सवालात तो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में उठाए जिनका जवाब इंडिया नहीं दे पाया। तो इंडिया के लिए एक तो वाक़या कोई इतना मिच्योर नहीं था, कोई इस तरीके से उसकी हैंडलिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के ऊपर आपने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जाके आप इसको कोई एक चिंगारी भड़काना चाह रहे थे या आप कोई एक गेम डालना चाह रहे थे, तो ये तरीकाकार गलत था। इंडिया को इससे बेहतर करना चाहिए था, या जिन्होंने भी किया उनको इससे बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, इंडिया इस मामले को उस लेवल तक ले गया जहां तक ले जाना नहीं चाहिए था। यानी इंडिया इसको उठा के वहां ले गया कि मरो या मार दो। वहां के लोगों ने यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर को हम ले जाएंगे, बांध के पाकिस्तान ले जाएंगे। वहां के लोगों ने यह भी कह दिया कि हम फलां को चपेड़े मारेंगे, इसको ये करेंगे, हम फलां जगह पे जाके बैठ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहां से मिसाइल गिरा देंगे। देखिए, एक्चुअली जो इंडिया ने इसमें अचीव किया है, उन्होंने एक चीज़ की है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिंध तास मुआहिदा कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी उसमें हम नहीं मानते। अब उसने जो फर्दर करना है, ये तो छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन वो करे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले को इतना ऊपर ले गए थे कि उनकी आवाम का उन पर बहुत दबाव है। आवाम अब लगातार दबाव डाल रही है, मीडिया भी दबाव डाल रहा है कि जनाब हमें छेड़ा क्यों था आपने, अब हमें कुछ करके दिखाएं। यहाँ 26 लाशें पड़ी हुई हैं, आपने तो डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। आपने तो कह दिया कि बॉर्डर पार से हुई है दहशतगर्दी, तो अब हमें दहशतगर्दों से इंतकाम चाहिए। अब जनाब इंडिया के अंदर अवाम के जज्बात भड़का के इंडियन हुकूमत खुद फंस गई है। बड़ी लड़ाई कर नहीं सकते, उनको आइडिया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी पावर हैं, फिर दुनिया भी इसके बीच में आ जाएगी। और क्योंकि ये केस इतना मजबूत नहीं है तो इसके ऊपर बड़ी कोई जंग बनती भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया ने किया, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया एक अटैक कर सकता है, कहीं पे भी किसी एक एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी जाएगा। दोनों तरफ जो है वो अपनी जीत और कामयाबी के शादियाने बजाए जाएंगे। पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। इंडिया कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन पिछली मरतबा इंडिया को जेन्युइन मार पड़ गई थी। हुआ ये था कि उनके 2 तैयारे गिर गए, उनकी बदकिस्मती थी, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लिहाज किया ही नहीं। इन्होंने भी गिरा दिया जब इनको मौका मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आए हुए थे। एक उधर गिर गया, एक इधर गिर गया। तो इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी पिछली मरतबा। अब वो शर्मिंदगी साथ जमा थी, ये इंडिया ने फिर अवाम के जज्बात को उठा के आसमान के साथ लगा दिया, एक जंगी जुनून पैदा कर दिया। अब अगर वो लड़ाई नहीं करता तो उनकी बहुत बेइज्जती होती है। लिहाजा उन्हें कुछ ना कुछ एक एक्शन छोटा मोटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो यही है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के पानी को रोकने का इरादा रखते हैं। अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकते चले गए तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में वो ज़मीनों को बंजर करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा कि इंडिया जहां पे भी पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और यही पाकिस्तान को करना चाहिए। यानी जब भी इंडिया कोई स्ट्रक्चर बनाए, सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर दे। उसकी वजह यह है कि यह मुआहिदा तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक बाहमी रजामंदी ना हो दोनों फरीकैन की। तो पाकिस्तान की रजामंदी तो नहीं है इसको ख़त्म करने की। और इसी मुआहिदे के तहत तो इंडिया ने मशरकी दरिया जो हैं तीनों, उनके ऊपर रुकावटें डाल के तीनों दरिया हमारे खुश्क कर दिए थे, रावी भी, सतलुज भी, ब्यास भी। इंडिया ने उन्हें खुश्क कर दिया ना। कैसे किया? इसी मुआहिदे के तहत किया था। जब इस मुआहिदे के तहत उन्होंने 3 दरिया ले लिए, तो इस मुआहिदे के तहत बाकी 3 दरिया तो वो नहीं ले सकते, वो हमारे। अब इंडिया जब ये मुआहिदा तोड़ता है तो फिर हमें तो 6 दरिया वापस चाहिए। पाकिस्तान को भी यहां से शुरू होना चाहिए कि अगर आप इस मुआहिदे में नहीं मानते तो फिर दरियाए रावी पे, दरियाए सतलुज पे और दरियाए ब्यास पे आपने जितने भी डैम और बंद बनाए हम वो सारे गिरा देंगे। पाकिस्तान को फिर यह भी सोचना चाहिए कि अगर मुआहिदा ही नहीं है तो फिर तो 6 के 6 दरिया पाकिस्तान में आने चाहिए ना। हमने तो इस मुआहिदे के तहत 3 दरिया इंडिया को दिए थे। तो इंडिया फंस गया जो उसने किया। लेकिन अभी लतीफ़े जारी है। लतीफ़ों में से एक लतीफ़ा और आया। एक कठपुतली वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, चौधरी अनवारुल हक, जो अपने ताल्लुकदारी और रिश्तेदारी की वजह से वहाँ पे वज़ीर आज़म बन गया, और इसको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दे दिया,
इसको PMLN ने भी वोट दे दिया, इसको जनाब PTI के लोगों ने भी वोट दे दिया। ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था जिसने सबसे वोट ले लिए और डंडे के जोर के ऊपर सबसे वोट लिया गया। पीपल्स पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, इसने जाकर उन्हें कहा कि मुझे आराम से वोट दे दो वरना फिर आसिफ अली जरदारी तुम्हें कहेगा, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर जरदारी साहब को जब पैगाम पहुंचा तो जरदारी साहब ने फौरी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के उनके लोग हैं कि अपना नुमाइंदा बिठाओ और आपने वोट देने हैं इसको। तो ये ऐसे वज़ीर आज़म बना था। अब इसका एक लतीफ़ा सुने। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूंगा। तो जाओ भाई बॉर्डर पे जाके लड़ो, उधर चले जाओ नकियाल सेक्टर में, वहाँ सामने इंडियन मौजूद हैं, शेलिंग भी हो रही है, गोलाबारी भी हो रही है, गोली भी चल रही है। तो सबसे पहले अगर अपने आप को पेश करना है तो पहुंचो मेरा भाई फटाफट। ये कहने वाली कहानियां होती हैं कि मैं सबसे पहले पेश करूंगा, ये फौज का काम है लड़ना, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें। ये जज्बाती भाषण दे दे के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों ने आपको वोट फिर भी नहीं देने, क्योंकि आपने गद्दारी की है, आपने गद्दारी की है अपने लोगों से। और जो मैंडेट वहाँ की आवाम ने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस मैंडेट के साथ भी गद्दारी की है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में अब आप देखिएगा जो कश्मीर एक्शन कमेटी है वो आने वाले इलेक्शन के अंदर किस किस्म का माहौल पैदा कर देगी पूरे आज़ाद कश्मीर में, आप सोच भी नहीं सकते। और ये आपको होता हुआ ग्राउंड पे नज़र आएगा। एक और नाजरीन खबर है, और वो खबर है जनाब आर्मी चीफ साहब के हवाले से। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट तो उनका लंबा चौड़ा है क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर से डिफरेंट स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं और जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है आर्मी चीफ का वो ये है, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब है आइंदा से, अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा से अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। देखें, अवाम ने तो जो उनकी उमंगें थीं वो तो इमरान खान साहब के साथ थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थीं, और 8 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना मैंडेट दिया था। तो अगर अवाम की उमंगों का एहतराम किया जाता तो जिनके पास अवाम का मैंडेट था उनकी हुकूमत होती पाकिस्तान में। तो अवामी उमंगों का एहतराम ना करके इदारे को और अवाम को दूर किया गया है। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि फ़ौज होश के नाखून ले, जो मिलिट्री की आदत है, और वो ये फैसला करे कि वो सियासत के धंधे में नहीं पड़ेगी और अवाम के फैसलों के मुताबिक मुल्क को चलने दे। जमहूरी अंदाज में ये मुल्क चलेगा तो मुझे पूरा यकीन है 10-20 साल में ये मुल्क बहुत आगे निकल जाएगा, अगर दोबारा से कोई मिस एडवेंचर ना किया गया तो, या किसी को अगर अपनी एक्सटेंशन का ख्याल ना आया तो, या किसी को अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के फैसलों से खेलने का ख्याल ना आया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये एक स्टेटमेंट बड़ा हौसला अफजा है जो आर्मी चीफ ने दिया है। तो स्टेटमेंट की हद तक तो है बात, अमली तौर पे वो ये कर पाते हैं या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अवामी उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। तो अवाम जो है वो तो बड़ी खुश हो जाएगी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, लेकिन जब ये अमली तौर पे होगा तो हम अनाउंस भी करेंगे, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी देंगे और बताएंगे भी। नाज़रीन, बांग्लादेश से एक खबर आई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मेरे पास है यहाँ पे खबर। ये भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों पर हमला करके कब्जा कर ले। भारत जो है ना वहाँ पे एक चिकन स्नैक है। अगर आप भारत का नक्शा गौर से देखें तो आपको वहाँ एक चिकन स्नैक नज़र आती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारत का वजूद बहुत पतला हो जाता है, ऊपर एक मुल्क है, नीचे बांग्लादेश है। तो इस जगह से वो ये कहते हैं कि 7 रियासतों में कब्जा कर लें। ये इतना आसान नहीं है। ये मेजर जनरल रिटायर फजलुर रहमान साहब बांग्लादेश के हैं, उन्होंने ये बात की है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। वहाँ पे भारत की बड़ी तगड़ी आवाम भी रहती है और बड़ी तगड़ी फ़ौज भी वहाँ पे भारत की मौजूद है, और बांग्लादेश खुद इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, ऐसी सूरत हाल में उन 7 रियासतों पे कब्ज़ा करना मुझे नहीं लगता कोई आसान होगा। ये एक स्टेटमेंट तो हो सकती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश को भी इस वक्त कोई जंग सूट नहीं करती और बांग्लादेश कोई एटमी मुल्क नहीं है। भारत एटमी ताकत भी है और वो ताकतवर मुल्क है। तो हकीकत तो ये है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन एक धमकी बहरहाल भारत को लगी है। और ये क्या ही अच्छी बात हो कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करे तो वहाँ से बांग्लादेश भारत के ऊपर दबाव डाले, तो भारत को दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और वाकई बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, नदीम अंजुम साहब के हवाले से
एक खबर दी है, और ये खबर दी है मोहसिन नकवी साहब ने। और देखिए, नदीम अंजुम साहब भी एक्सटेंशन चाह रहे थे उस दौर में, मुझे कुछ लोगों ने बताया था। जब उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि वो चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। उनकी घर में एक शादी थी, उसके लिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का टाइम भी थोड़ा सा आगे किया था और एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो ये चाह रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, और उनकी एक्सटेंशन के लिए कोई कोशिश भी हुई थी, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि नदीम अंजुम रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी एडवाइज़र बनना चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा नदीम अंजुम साहब को मिल जाए, लेकिन उनकी सिफारिश सुनी नहीं गई। अब फौजियों ने सोचा है कि पहले भी सब कुछ हम ही चला रहे हैं, अब आईएसआई चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया गया है ताकि सब कुछ अपने ही बंदे करें। ये जनाब नजम सेठी साहब ने कहा, एग्जैक्टली यही है। अब बाकायदा आईएसआई के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी हिस्सा है, और कैबिनेट के जो फैसले हैं वज़ीर आज़म की, उसके अंदर जो आईएसआई के चीफ हैं उनका उसके अंदर हिस्सा हुआ करेगा। अब देखना यह है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इस ओहदे पे कायम रहते हैं या नहीं रहते, या आने वाले जो डीजी आईएसआई होंगे उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया जाएगा या इन्हीं को कंटिन्यू करवाया जाएगा। इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब ये रिटायर होंगे। नादरीन, जो विल्सन का जो बिल है, दो चीज़ें अमेरिका में इस वक्त हो रही हैं एट अ टाइम। एक जो विल्सन का बिल है जो विल्सन खुद लेकर आया, जिसके अंदर आसिम मुनीर साहब पे पाबंदियां और बहुत सारी और चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट उसे कहते हैं। दूसरा जो एक लेटर है, जो अभी यहाँ से ब्रैगमैन गए वापस, जैक ब्रैगमैन, जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात भी की, ये वापस गए। इन्होंने एक लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें इन्होंने मोहसिन नकवी के खिलाफ भी लिखा है और साथ ही साथ इन्होंने इस लेटर के अंदर पाबंदियों का मुतालबा भी किया है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस लेटर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे एक डिवाइड पैदा हो रही है, एक यूनिफाइड एफर्ट होनी चाहिए। सेम टाइम में दोनों चीज़ों को भी सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जितने फ्रंट हों सबके ऊपर कोशिश होनी चाहिए। बिल का प्रेशर बहरहाल ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान में भी सहाफ़ी ये कह रहे हैं और सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर ले रही है वो जो विल्सन का बिल है, जिसके दबाव की वजह से काफ़ी परेशानी है कि जो विल्सन का बिल अगर आ जाता है और मंजूर हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा, इससे पहले ये नहीं हुआ है। लेटर का मामला ये है कि ये डायरेक्टली ट्रंप के पास गया है। ट्रंप को पहले भी बहुत सारे लेटर लिखे गए हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करना चाहिए, लेकिन मुश्तरका तौर पे मिलकर काम करना चाहिए। जितनी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी उतने बेहतर अंदाज में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए, इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकने के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर सकेंगे। नादरीन, आज़ादी इजहार राय का मैंने जिक्र किया तो मैं आपके सामने रख दूं, एक नई रिपोर्ट आई है मेरे पास और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है जी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, और ये रिपोर्ट क्या बताती है, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 8 शदीद जख्मी हुए, 36 मीडिया कारकुनान पर हमले हुए, 14 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, 8 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, 8 सहाफ़ियों को कत्ल समेत दीगर धमकियां मिली हैं। ये तो बड़ा माइनर सा डाटा है। अभी थोड़े दिन के बाद रज़ी ताहिर साहब की टीम जो है वो एक डाटा जारी करेगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ हुआ क्या है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये भी बहुत कुछ बता रही है। ये रिपोर्ट बता रही है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़ली हुई है। पाकिस्तान 152वें नंबर से 158वें नंबर पर चला गया है। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 180 ममालिक में आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान की बहुत बदतरीन सूरत हाल है, 152 से उठ के 158 दर्जे पे पाकिस्तान पहुँच गया है, और आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़ली की अहम वजह करार दी गई है। अभी इसमें जो मीडिया के बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ के उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स बंद किए गए हैं, वो चीज़ें अभी इसके अंदर शामिल नहीं की गई, और ये चीज़ें आने वाले दिनों में शामिल होंगी। आज मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान में 34 सहाफ़ियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनके अपने, उनके फैमिली मेम्बर्स के और उनके आसपास के जितने लोग हैं उन सबके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पे 8 सहाफ़ियों के बैंक अकाउंट उनकी फैमिलीज़ के, उनके आसपास के लोगों के सील कर दिए गए हैं,
और मुबैना तौर पे जो बाकी लोग हैं उनके अकाउंट्स भी जल्द सील कर दिए जाएंगे। तो ये तो चल रहा है नादरीन पाकिस्तान में हुकूमत की तवज्जो। सहाफ़ियों के अकाउंट बंद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में जो इस वक्त इकॉनमी है उसकी क्या हालत की है उस हवाले से भी मेरे पास खबर मौजूद है। लेकिन पहले एक मुजम्मल असलम साहब ने इस पे स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुजम्मल असलम साहब बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म होने का इन्होंने एजाज़ हासिल किया है जिसने 3 सालों में IMF के 4 प्रोग्राम लिए हैं। यानी इमरान खान का IMF का एक प्रोग्राम के ऊपर ये धाड़े मार मार के रोते थे। इनका जो अर्दली मीडिया था वो छलांगे मारता था, नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, गला फाड़ किस्म की ट्रांसमिशनें वो करते थे, तत्ते तवे पे बैठ जाते थे वो सहाफ़ी और उछल उछल के बोलते थे कि इन्होंने IMF का इमरान खान साहब ने मुआहदा कर लिया। ये तो कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। इन्होंने स्यापा डाला हुआ था पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब जब डील कर रहे थे IMF के साथ। और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म है। मुजम्मल असलम साहब ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि जिसने 3 सालों में 4 IMF प्रोग्राम लिए हैं। जब ये PDM की हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का कर्जा, जब ये आए थे ना हुकूमत में, पाकिस्तान को उस वक्त कर्जा क्या था, 43,500 अरब रुपए था, 43,500 अरब रुपीज़, बिलियन रुपीज़, ये पाकिस्तान का कर्जा था। और अब ये कर्जा बढ़ के 72,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब आप अंदाज़ा करें कि कितनी रफ्तार से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक लगभग 75 सालों में पाकिस्तान का कर्जा जो था वो 43,500 अरब रुपए था। और सिर्फ 3 सालों के अंदर इन्होंने उसके अंदर कितना इजाफा किया, ये उसको उठाकर 72,000 अरब तक ले गए। यानी जितना कर्जा इन्होंने लिया है, पाकिस्तान ने इतनी स्पीड में कभी कर्जा नहीं लिया। जो तबाही इन्होंने फेरी है मईशत की वो कभी नहीं फेरी। और तजारती खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का बढ़ गया। माहाना बुनियादों के ऊपर तजारती खसारा बढ़ते बढ़ते 55.20% तक पहुंच गया है एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान में तजारती खसारा बढ़ रहा है। ये खसारा होता क्या, देखिए आपकी जो इंपोर्ट आप करते हैं, दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं और जो चीज़ें आप दुनिया को भेजते हैं, उनके बीच में जब गैप पैदा हो जाए तो ये तजारती खसारा होता है। और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अब हो ये रहा है कि हम जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं दुनिया में वो लगातार कम होती चली जा रही है। जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं उसमें जो अभी मज़ीद कमी हुई है 19.05% तनज़ली हुई है और इससे 2 अरब 14 करोड़ 10 लाख डॉलर्स तक ये पहुंची हैं, जो बहुत कम हो गई है। अदादोशुमार के मुताबिक, ये सरकारी अदादोशुमार हैं, वफाकी इदारा शुमारियात उनके सरकारी अदादोशुमार है। मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ से पढ़ के आपको सरकारी जो अदादोशुमार है वहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। अदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान तजारती खसारा 8.81% बढ़कर 21 अरब 35 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गया है। अदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल में सालाना बुनियाद पर तजारती खसारे में 35.79% का इजाफा हुआ है और माहाना बुनियाद पर बरामदात में 19.5% कमी हुई है। अब आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कैसे गड़े में फेंका और कैसा तबाह किया है। नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब की ज़मानत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी ज़मानत हुई है। मियाँ अली अशफाक साहब से बात हुई तो वो क्योंकि एजाज चौधरी साहब के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है 9 मई वाले केस में। आप अंदाज़ा करें कि 2 साल गुजरने के बाद एक शख्स को जो बेगुनाह जेल के अंदर बंद है, 2 साल गुजरने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच के बेल मिली है। इस मामले में इसका इम्पैक्ट तो ये आना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा, महमूद रशीद साहब और बाकी लोगों को भी बेल मिले और उनके ऊपर भी ये मुकदमात ख़त्म हो ताकि वो बाहर आएँ और नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करें। इन्हें जेलों में भर के किसकी अना को तस्कीन मिल रही है, तबाही फेर दी है बेचारों के साथ। वहाँ जजेस भी परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए कि ये कितना जुल्म किया है इन्होंने एक बीमार आदमी को, और वो भी शेर का बच्चा डट के बैठा हुआ था। एजाज चौधरी हो गए या बाकी लोग हो गए, वो कहते हैं मसला ही कोई नहीं है, हम और जेल काट लेंगे। अभी भी एजाज चौधरी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे बनाए हुए हैं और उनके बकौल या अली अशफाक के बकौल वो कह रहे हैं जी ये सबसे मुश्किल एक काम था, हमने ये कर लिया है, अब हम जल्दी से इनकी ज़मानतें करवाएंगे बाकी मुकदमात में जिनमें भी गिरफ्तारी डाली जाएगी और हम एजाज चौधरी साहब को जो है
वो जल्दी रिहा करवाएंगे। उनकी रिहाई के बाद बाकी लोगों की रिहाई के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन कि मीडिया को बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। अंदाज़ा करें आप, ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि बेआवाज़ लोगों की आवाज़ मीडिया को बनना चाहिए। इमरान खान की आवाज़ तो अब सुनाते ही नहीं। अब जो मीडिया इमरान खान की आवाज़ बनता है, यानी बेआवाज़ आदमी इमरान खान ही है ना, जिसकी आवाज़ चलाने पे मीडिया में पाबंदी है। तो इमरान खान को बोलने का हक दीजिए, मीडिया को खुल के उसका नाम लेने का, उसकी तस्वीर दिखाने का हक दीजिए। आप सदर हैं पाकिस्तान के। मारंग बलोच, उसको बेआवाज़ किया गया है, उसे बोलने का हक दीजिए। किसान पाकिस्तान का बेआवाज़ बेचारा, उसको तबाह बर्बाद किया गया है। मीडिया को उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। महकमा सेहत पंजाब में जो मुलाजमीन बेचारे एहतजाज करते हैं, रोते हैं, पिटते हैं, कितने परेशान हैं वो कि उन्होंने पहले जो है वो आउटडोर बंद किए और अब उन्होंने इंडोर बंद करने का ऐलान कर दिया। और हुकूमत बजाय उनसे बात करने के अब किराए के डॉक्टर लेकर आ रही है, इश्तिहार जारी कर दिया कि जनाब आप आए और आकर हमारे आउटडोर और इंडोर चलाएं। पाकिस्तान के अंदर पहले ही डॉक्टरों की किल्लत है। डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, बाहर निकलता हूँ, जो बंदा मुझे मिलता है, मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं वकील हूँ जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ पे, हर बंदा यहाँ पे जो है वो काबिल आदमी पहुंचा हुआ है। और वो आके यहाँ पे कहते हैं जी हम, कोई कहता है 6 महीने पहले आया हूँ, कोई कहता है जी मैं 1 साल पहले आया हूँ, कोई कहता है जी मैं 2 महीने पहले आया हूँ। सारे मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे पहुंचे हुए। मैं हर एक को हौसला देता हूँ, लेकिन कब तक दूंगा। वो लोग कहते हैं जनाब हम मायूस हो गए हैं पाकिस्तान के निज़ाम से, वहाँ पे इंसाफ मिल ही नहीं सकता। वो लोग ये बात कर रहे हैं। बहरहाल जरदारी साहब ने एक बात की है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नादरीन एहतजाज किया। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काहे को एहतजाज करते हैं? धांधली तो आपको आरओज ने करके दी है। ये इलेक्शन आरओज का इलेक्शन था। जो ब्यूरोक्रेसी आरओज बन गई थी और उन्होंने धांधली की है, वो तो सारे आज भी मौजें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन जगहों पे लगे हुए हैं, बेहतरीन ड्यूटियां कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स को वो इंजॉय कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के अंडर में। तो जब आप, जो मेन कल्प्रेट है जिसने धांधली करके इलेक्शन कमीशन तक गलत डाटा पहुंचाया, जिस आरओ ने गलत डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंचाया, फॉर्म 47, वो आरओ आपने काबू करना था। उस आरओ को आपने निशाने इबरत बनाना था। एक बंदे को काबू करके उससे एतराफ जुर्म नहीं करवा सके। हालांकि इनकी एक सूबे में हुकूमत है और एक बंदा जो खुद सामने आ गया था, पिंडी का कमिश्नर, वो बेचारा तब से गायब है, आज तक पता नहीं चलता। नादरीन, बाकी चीजें बाद में करते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।